Hi everyone, welcome to part 2 of task 2 of the chapter Molecular Basis of Inheritance। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन से। तो ट्रांसलेशन से स्टार्ट करने से पहले हम टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। टीआरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि अमाइनो एसिड को पकड़ के ट्रांसफर करके उसको राइबोसोम के पास लाना, ताकि एंटीकोडॉन लूप से वो अमाइनो एसिड में बन जाए। तो एंटीकोडॉन लूप जो राइबोसोम का एमआरएनए से बनता है, वही वाला अमीनो एसिड ये ट्रांसफर आरएनए उठा के लिए आता है। ठीक है, अब देखो टीआरएनए पहले तो कैसा स्ट्रक्चर होता है। देखो, हैज एन एंटीकोडॉन लूप। ये एंटीकोडॉन लूप होता है जिसके पास एमआरएनए से के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं। जैसे देखो, यू का टी होना चाहिए डीएनए के लिए, पर सिंस ये आरएनए है, आरएनए का तो यू ए का यू जी, तो ए यू जी। और AUG के लिए जो भी अमीनो एसिड चाहिए होता है वो ये टीआरएनए उठा के ले आता है, और उसको फिर ऐसे ऐसे जो भी कोड्स होते हैं ऐसे 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 पूरी एक माला सी बना देता है, और एंड में इनको एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाता है, तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। तो दिस इज द वर्क दैट नीड्स टू बी डन। ऑल्सो द टीआरएनए, पहले उसको एसआरएनए भी बोलते थे, सॉल्यूबल आरएनए। अब पहले हमने देख लिया कि टीआरएनए का एक होता है एंटीकोडॉन लूप, ये जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं, और दूसरा होता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, जहाँ पे ये अमीनो एसिड जो उठा के लाता है वहाँ पे यहाँ पे ये जुड़ते हैं, बाइंड्स टू स्पेसिफिक आरएनए टीआरएनए। ठीक है, फॉर ईच अमीनो एसिड हर टीआरएनए अलग अलग होता है। ऑल्सो फॉर इनिशिएशन अलग होता है, बिकॉज हमें पता है AUG होता है, क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड, तो उसके लिए भी एक अलग आरएनए होता है जिसको हम कहते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। ऑल्सो स्टॉप कोडॉन के लिए जैसे UAA, UGA और UAG, इस स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी अलग से वो नहीं होता। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्लोवर लीफ, और एक्चुअल में कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स लाइक इन्वर्टेड एल, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ये हो गया टीआरएनए का। टीआरएनए कैसा लगता है, अब हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन एज अ प्रोसेस। एज अ प्रोसेस, ठीक है। देखो, ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, translation refers to as the a process of polymerization of amino acid to form a polypeptide। पॉलीपेप्टाइड मतलब वही अमीनो एसिड की चेन को, प्रोटीन के चेन को वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द बेसिस ऑफ एमआरएनए। इस एमआरएनए में जो भी बेसिस होगा वही पॉलीपेप्टाइड चेन का बेसिस होगा। ठीक है, द ऑर्डर उसी के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन आर जॉइंड बाय द, फिर बाद में अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, देयरफॉर अब देखो, दो पेप्टाइड बॉन्ड है, जैसे सपोज करो पी पेप्टाइड, एक पेप्टाइड, अब यहाँ पे बॉन्ड बनाना है। तो पहले क्या होता था, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में ना, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में जब दो न्यूक्लियोसाइड जुड़ते थे ना, आपको पता है एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप होता था, तो वो फॉस्फेट ग्रुप इनको जुड़ने, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में मदद कर देता था, एनर्जी दे देता था। पर अब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड्स है, यहाँ पे तो कोई एनर्जी है नहीं, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी कहाँ से आती है, ये बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स रिक्वायर एनर्जी। देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो क्या होता है, जब टीआरएनए जो भी अमाइनो एसिड चाहिए उसको पकड़ने के लिए, उसको लेने के लिए जाता है ना, तो वो अमाइनो एसिड से तो जुड़ता है, प्लस एक एटीपी से भी जुड़ जाता है। तो ये जो एटीपी है वो जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं उसमें यूज होता है ये। देखो, प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लुक देयर कॉग्नेट, कॉग्नेट मतलब स्पेसिफिक टीआरएनए से जुड़ जाता है। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनोसेलाइजेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, ये हो गया। तो पहले तो ये हो गया, इफ द टू सच चार्ज टीआरएनएस आर ब्रॉट टुगेदर। अब ये जो दो टीआरएनए जिसके ऊपर एक अमाइनो एसिड और एटीपी है, अगर ये दोनों क्लोज आ जाते हैं तो फिर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड हो जाता है बिटवीन दैम। सो दिस इज द थिंग। ठीक है,
द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वुड एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड। अब आपको पता है कैटलिस्ट चेंज करता है रिएक्शन के स्पीड को, तो अगर कोई भी एक कैटलिसिस होगा, कोई भी कैटलाइज एंजाइम होगा तो स्पीड को बढ़ा देगा। दिस इज अ थिंग। ठीक है, अब क्या है, द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज कॉल्ड राइबोसोम। ये आपको सबको पता है। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए और 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है तो आपको पता होना चाहिए। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए और 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब अब इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज टू सब यूनिट। आपको पता है लार्ज सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन एमआरएनए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए ऑफ प्रोटीन बिगिंस। जब एक एमआरएनए पे छोटी सब यूनिट आ जाती है तो हम मार्क करते हैं बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ठीक है, देर आर टू साइड्स इन द लार्ज सब यूनिट्स, और लार्ज सब यूनिट्स में भी दो साइड होती है, इसने बोला हुआ फॉर सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड बाइंडिंग एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। दो साइड होती है लार्ज राइबोसोम पे भी। ठीक है, लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम पे। अब एक और इसमें से क्वेश्चन आता है, द राइबोसोम्स ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। और कौन सा, 23 एस आर एन इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम राइबोसोम फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी ट्रांसलेशन में। अब a translation unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon AUG and the stop codon and codes for a polypeptide change. वही simple. And mRNA has also have additional sequences that are not translated and are said UTR. तो सारे सीक्वेंसेस ट्रांसलेट नहीं होते, ये कहता है कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआर। द यूटीआर प्रेजेंट एट बोथ 5' एंड बिफोर स्टार्ट कोडॉन्स एंड एट 3' एंड ऑफ दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। और जो यूटीआर है जो प्रेजेंट होते हैं दोनों एंड पे, 5' एंड के स्टार्ट में और 3' एंड के एंड में, वो रिक्वायर्ड होते हैं एक एफिशिएंट ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। ठीक है, अब फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम्स बाइंड टू एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडन। कोई भी एयूजी स्टार्ट कोडन होते हैं तो राइबोसोम वहाँ बाइंड हो जाता है, और दैट इज वही इनिशिएट, और फिर एयूज राइबोसोम बाइंड हो गया। अब इनिशिएटर टीआरएनए आएगा और वहां से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज। अब इनिशिएटर हो गया, अब इलोंगेशन होता है ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्स टू टीआरएनए sequentially bind to the appropriate codon by the mRNA forming complementary base pairs with the tRNA anticodon। वही क्या बोलते हैं, एमआरएनए पे कोड दिखता है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कोड बनाता है और फिर टीआरएनए वहां से एक अमाइनो एसिड ला देता है, और ऐसे 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 माला बनती जाती है जो बाद में अमाइनो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हो जाती है। सिंपल, the ribosome moves from codon to codon along the mRNA. Amino acids are added one by one, translated into polypeptide sequence dedicated by DNA and represented by mRNA. At the end, a release factor binds to top codon, terminating the translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome. तो ये चीज़ है, छोटा सा सिंपल ट्रांसलेशन है। और ये इसका डायग्राम है कि देखो ये चैन है, यहाँ पे ए यू जी नहीं है तो इन्होंने बीच का कोई भी सेगमेंट दे दिया। तो जैसे सी जी ए है तो इसका सी जी ए यू हुआ, टी आर एन ए लाया अमाइनो एसिड इसके कर का और उसने ऐसे निकाल दिया। सो दिस इज द थिंग, और फिर बाद में ये सब पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन का एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, वही आपको पता है, जीन एक स्पेसिफिक एक्शन को करता है कि एक जीन या तो एक एक्शन को कॉम्प्रिहेंड करता है या सेट ऑफ एक्शंस को कॉम्प्रिहेंड करता है। वही कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, देखो डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना या अमाइनो एसिड का बनना, और अमाइनो एसिड फिर एक्शन को जस्टिफाई करता है। तो दिस इज दिस एग्जांपल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब ये क्या कह रहा है, regulation of gene expression refers to very broad term that may occur at various level. Considering that gene expression result in the formation of polypeptide, it can be regulated at several level.
अभी कहते हैं जीन कब रेगुलेट करते हो। अब यूकैरियोट पे इसने 4 चीज बताई है। मैं इसको समझाने से पहले आपको एक चीज बता दूं। मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। अब इस डायग्राम को आप अच्छे से समझना, आपको सब समझ आ जाएगा। ये न्यूक्लियस है, ये पूरा सेल है, यूकैरियोटिक सेल, और ये साइटोप्लाज्म। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए से एचएनआरएनए बनता है, एचएनआरएनए बनता है। तो ये क्या कह रहा है, एट ट्रांसक्रिप्ट लेवल। तो डीएनए से एचएनआरएनए का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्ट लेवल। अगर मैं ये प्रोसेस यहीं रुक दूं तो जीन का एक्सप्रेशन रुक जाएगा, बिकॉज ट्रांसलेशन या पूरा प्रोटीन बन नहीं पाएगा। एक तो ये हो गया। अब एचएनआरएनए से हम एमआरएनए बनते हैं। एचएनआरएनए क्या होता है, जिसमें इंट्रॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, फिर हम स्प्लाइसिंग करते हैं, कैपिंग करते हैं, टेलिंग करते हैं। तो एट प्रोसेसिंग लेवल रेगुलेशन ऑफ, अगर मैं यहाँ रोक दूं तो ये आगे वाला प्रोसेस रुक जाएगा, तो जीन एक्सप्रेशन यहाँ रेगुलेट हो गया। तीसरा, अब जब ये एमआरएनए बन जाता है और ये न्यूक्लियस से बाहर निकलता है ट्रांसलेशन के लिए, तो अगर मैं इसको यहाँ रोक दूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए पे रोक दूं, तो जीन एक्सप्रेशन रुक जाएगा। और एट लास्ट अगर मैं ट्रांसलेशन रोक दूं तो प्रोटीन बन नहीं पाएगा, तो जीन एक्सप्रेशन रुक जाएगा। सो इन यूकैरियोट्स दीज 4 लेवल वी कैन लाइक रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये वो वाली बात है। अब बहुत सिंपल डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया। अब अगला पढ़ते हैं क्या। अगला है in the genes in a cell are expressed to perform particular function of the set or function। ये मैंने बोला था कि genes in a cell are perform करते हैं हम कोई set particular function या particular set of function। ठीक है। For example, if an enzyme called beta galactoside is synthesized by E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide lactose into, देखो, lactose लैक्टोज से गैलेक्टोज गैलेक्टेज प्लस ग्लूकोज का बनना, हाइड्रोलाइसिस ये करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है। अब the bacteria use them as a source of energy. Hence, if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for the energy source, they would no longer require the synthesis of enzyme। देखो, सपोज करो अगर आसपास लैक्टोज नहीं है, सपोज करो लैक्टोज नहीं है आसपास, तो बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा ही नहीं, वो प्रोसेस रोक देगा। तो यही जो स्विचेस है ना, कि ये देखना कि लैक्टोज है या नहीं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ऐसे ही देयरफॉर इन सिंपलर टर्म्स क्या कह रहा है, इट इज द मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। जैसे मैं कमरे में घुसा, अब मेरे को अगर कमरे में लाइट की आवश्यकता है तो मैं लाइट ऑन करूंगा, नहीं आवश्यकता है तो नहीं ऑन करूंगा। ऐसे ही लैक्टोस मीडियम में है तो मैं बीटा गैलेक्टोसिडेज की प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, वो स्विच ऑन करूंगा जिससे बीटा गैलेक्टोसिडेज बने, ताकि गैलेक्टेज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। यही सिंपल सी बात है। ठीक है। The development and differentiation of embryo into adult are also result of coordinated regulation of expression at, ठीक है, ये इतना इस लाइन से क्वेश्चन नहीं आते। अब in prokaryotes control of the rate of transcriptional initiation is the predominant site of gene expression। क्या कह रहा है, प्रोकैरियोट्स में कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज प्रोडोमिनेंटली साइन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब समझो, हमने यूकैरियोट में तो पढ़ लिया कि 4 साइट होती है। अब ये कह रहा है प्रोकैरियोट में एक ही होती है। सपोज करो ये सेल है, ठीक है, कौन सा सेल है, प्रोकैरियोट से। यहाँ इसका न्यूक्लियोड होता है और यहीं पे सपोज करो ये डीएनए डाइस्टेंटेड, यहीं पे इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन बनेगा यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मेरे को ट्रांसलेशन रोकना है, जीन एक्सप्रेशन रोकना है, तो मेरे को ट्रांसक्रिप्शन ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो हमने पढ़ा है क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट में साइड बाय साइड प्रोसेस है। तो यही कह रहा है इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। कि अगर मैं यहीं नहीं रोकूँ ना, कि मैं ट्रांसक्रिप्शन ही ना रोकूँ, तो ये पूरा प्रोसेस वहीं रुकेगा। ठीक है। In a transcriptional unit, the activity of RNA polymerase
at a given promoter is turn regulated by interaction with accessory proteins, which affects its ability to recognize start state. These regulatory proteins can act both passively and negatively. ठीक है, पॉजिटिवली मतलब अगर एक्टिवेट करना होगा तो पॉजिटिवली, अगर सप्रेस करना होगा तो या रिप्रेस करना होगा तो नेगेटिवली. The accessibility of promoter region to of prokaryote DNA is in many cases regulated by the interaction of protein with sequence termed as operator. ठीक है, the operator region is the adjacent to promoter element in most operands, and in most cases the sequence of operator bind a repressor protein. Each operand has its specific operator and specific repressor. For example, lac operator is present in lac operand and interacts specifically with lac operand. अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा मोटा मोटा समझाता हूँ उसने क्या बोला. क्या होता है अगर इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब एक सेकेंड रुको पढ़ लेते हैं पहले. The elucidation of lycopene was also result in the close association between genesis. फ्रांसिस जैकोब मोनार्ड ने इसको समझाया था. ठीक है, they were the first to elucidate transcriptionally regulated system. In lycopene, a polycystonic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory gene. पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन मतलब एक जीन जो दो से मतलब एक से ज़्यादा चीज डिफाइन करे. ठीक है, सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज एपरन. टू नेम सच फ्यू लैक ऑपरेंट, रेप्टोफेन ऑपरेन, हिज ऑपरेन, वेल ऑपरेन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है. जैसे लैक है ऐसे ही कोई और बीटा गैलेक्टोडेज शुगर का वो हो सकता है. लैक का ऑपरेंट कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन. रेगुलेटरी जीन कौन सी है? आई जीन. आई जीन का मतलब इंड्यूसर नहीं होता. ठीक है, ये रेगुलेटरी जीन जो रेगुलेट करती है. अब तीन स्ट्रक्चरल जीन है, जेड, वाई, ए. ठीक है, द आई जीन codes for repressor of the lycopene. Z code for beta galactosidase. Y codes for permease, which increase the permeability of cell to enter, ताकि बीटा गैलेक्टोसिडेज सेल के अंदर घुस जाए. और A codes for transacetylase. Hence, all these three gene product in lycopene are required for metabolism of lactose. तो तीन जीन रिक्वायर्ड है मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज के लिए, इसलिए इसे पॉलीसिस्टोनिक जीन भी कहते हैं. इन मोस्ट अदर ऑपरेन एज वेल जीन्स रिप्रेजेंट्स इन द नीदर टुगेदर टू फंक्शन. एक साथ तो चाहिए. अब देखो होता कैसे है. लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज. ठीक है, लैक्टोज सबस्ट्रेट है, हमने यहाँ पढ़ा था. लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज. ठीक है, एंड इट्स रेगुलेट स्विचिंग ऑफ, ये हमने पढ़ लिया. हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर. ठीक है, इन द एब्सेंस इंड्यूसर कौन है यहाँ पे? एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज. In the absence of a preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into cell through the excision of permease. क्योंकि ठीक है, the lactose then induces the operin in the following manner. The repressor of the operin is synthesized all the time consuming from the I gene. ठीक है, I gene से रिप्रेसर एमआरएनए बनता है. ठीक है, और रिप्रेसर आरएनए एक रिप्रेसर प्रोटीन को जनरेट करता है. ठीक है, इसने क्या बोला है? हमेशा repressor protein binds to operator region of the operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon. ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बना ये ऑपरेटर रीजन में बाइंड करता है ताकि बाइंड टू ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग, ताकि ये आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब ना कर पाए इस एमआरएनए को. ठीक है, अब क्या कह रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर सच एज लैक्टोस. अब
In the presence of inducers such as lactose or allactose, the repressor is inactivated by the interaction of with the inducer. अब जब लैक्टोज है तो एक इंड्यूसर आता है, इंड्यूसर कौन है हमारा, बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन में डालता है और अब इसको इनएक्टिवेट कर देता है। अब जब ये इनएक्टिवेट हो जाता है तो पूरा ऑपरेरॉन है ट्रांसक्राइब करने के लिए उपलब्ध, तो वही लैक एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो क्या बनता है, जेड से बीटा गैलेक्सिडिडेज, वाई से परमियज और ए से ट्रांसएसाइटिलेशन, मतलब एमआरएनए से अब प्रोटीन बन गया, तो ये ट्रांसलेशन हो गया। अब क्या कहता है ये, दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज access टू द प्रोमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हो गया। Essentially, regulation of recombinant can be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate. ठीक है, remember glucose और galactose cannot act as an inducer for lycopene. Can you think how long the lycopene would be expelled in the presence of lactose? जब तक lactose है तो काम करेगा, करता जाएगा, नहीं तो वो रुक जाएगा। Regulation of lycopene by the repressor is referred to as negative regulation क्योंकि lycopene is under positive regulation as well, but it's beyond the, ठीक है, क्या कह रहा है, रेगुलेशन ऑफ lycopene by repressor is referred to as negative regulation. नेगेटिव रेगुलेशन के मतलब वैसे तो ये बंद ही रहता है, पर जब इंड्यूसर आता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। सो दिस वाज द lycopene। अब हमारा रह गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है, पर अब मैं बताता हूँ कुछ भी नहीं है तो। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, आप लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन है, रिप्रेसर एमआरएनए विल बी फाउंड इन, पहला एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, सेकंड प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, थर्ड both 1 and 2, fourth presence of like ठीक है, ये सॉल्व करना। अब हम पढ़ते हैं एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसकी दो चार चीजें हैं जो आपको मैं बता देता हूँ, वैसे तो इसमें कुछ मेन है नहीं, पर दो चार चीजें जैसे क्वेश्चन आता है वो बता देता हूँ। पहले तो इट वाज लॉन्च इन 1990, ठीक है। अब ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली, जैसे आपको पता थी, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस रिक्वायर्ड $3 पर मिनट, तो 9 बिलियन यूएस डॉलर की इसमें रिक्वायरमेंट होती, ठीक है। Further, if the obtained sequence were to be stored in the type or form book, if each page of book contains 100, तो इसमें इतनी बुक चाहिए होती, ठीक है। ये सब वही है, पर यहाँ पर एक चीज है कि HGP was closely associated with rapid development in new area of biology is called बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि वही है कि डाटा को स्टोर करना था ना, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा जो बन रहा था उसको स्टोर भी करना था, और जब हमें उसको अपने आप के लिए एक्सेसिबल भी बनाना था कि अगर हमें को कोई डाटा से कुछ चीज चाहिए तो वो, तो दिस इज कॉल्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब गोल्स क्या थे एचजीपी के, गोल्स क्या थे, आइडेंटिफाई ऑल दी अप्रोक्सीमेटली 20 से 25,000 डीएनए को वो कर ले, डिटरमाइन द सीक्वेंस में ला ले 3 बिलियन केमिकल उसके, स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, improve tools for data analysis, transfer related technology to other sector, और address the ethical, legal, social LSI and may rise to human genome project। पहले ये 13 साल का प्रोजेक्ट था, ये इतना स्पेसिफिक नहीं है तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, besides providing clues to understanding human biology, learning about non-human organism DNA sequence can lead to an understanding natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture। many non-human model भी थे
जैसे बैक्टीरिया, ये is Caenorhabditis, a free living non nematode, ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई, प्लांटराइज एंड एराबिडोपिस। यहाँ से क्वेश्चन आता है और शायद अगर मैं सही हूं तो ये एराबिडोपिस से एक बार क्वेश्चन आया भी है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि कैनोरहाबिडिटिस क्या है, अ फ्री लिविंग नेमेटोड, नॉन पैथोजेनिक। ठीक है। अब मेथोलॉजी क्या थी? द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस, वन वाज, मेथोडोलॉजी क्या थी? मेथोडोलॉजी थी क्या? पहला, दो मेजर थी। पहला था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ईएसटी, और दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। The method involved two major approaches. One approach focused on identifying all the genes that are expressed as RNA. क्या है? जो भी जीन्स आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए उन सबको ढूंढना, इसे हम कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सिंप्लीफाई सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीएनए that contains all the code and non-coding and later assigning different region in the sequence with function termed as sequence annotation। पहला एक था कि identifying all genes expressed as RNA, identifying all genes expressed as RNA, पहला तो ये था। और सीक्वेंस एनोटेशन क्या था? असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विच फंक्शंस। पहला दूसरा था कि एक तो क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाइंग सीक्वेंस ऑफ होल जीनोम, और फिर एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विच फंक्शंस, और उसको हम कह देते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? फॉर sequencing the total DNA from the cell is from sequences, the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragments of relatively smaller sizes, recall DNA। ठीक है। तो सीक्वेंसिंग के लिए क्या करते थे? टोटल डीएनए एक सेल को आइसोलेट कर देते थे और उससे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना लेते थे, and cloned in suitable host using specified vector. The cloning resulted in amplification of each piece of DNA fragment so that it subsequently could be sequenced with ease। छोटा कर लिया, अब इसको एम्पलीफाई कर लेते थे बहुत ज़्यादा ताकि हम इसको अच्छे से स्टडी कर पाए विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। और कॉमन वेक्टर्स क्या होते थे? द कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स और होस्ट कौन से होते थे? वेक्टर्स वर बैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यैक। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेगमेंट्स बन के। अब क्या कह रहा है? द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड फ्रेडरिक सेंगर, developing method of amino, ये याद रखना, सेंगर is also credited for developing method for determining amino acid or sequence। These sequences were arranged based on the overlapping region present in them। They required generation of overlapping fragments for sequencing। Alignment of these sequences was humanly non possible, therefore specialized computers were developed। These sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome। The sequence of chromosome 1 was completed only इन मई 2006। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द 24 क्रोमोजोम। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्या? द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोजोम 1 वॉज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006, लास्ट ऑफ द 24 क्रोमोजोम हमारे टू बी सीक्वेंस। ठीक है। After challenging task was assigned with genetic physical map on the genome, this was generated using information on polymorphism of restriction endonuclease recognition site and sub-repetitive DNA sequence known as microsatellite। Microsatellite क्या होते हैं? Microsatellites repetitive
यहाँ से यही आएगा। रिपीटेटिव सीक्वेंस। और ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए शैल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ एचजीपी। पहला, द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स कितना, 3 इतने मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस बट वेरी इन साइज। लार्जेस्ट नोन टू बी डिस्ट्रोफिन, जिसके एक जीन पे इतने सारे बेसिस। अब टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 3000, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट। ठीक है, ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन ऑल ह्यूमंस आर सेम। तो सिर्फ 0.1% बेस पेयर्स अलग होते हैं, उसके हिसाब से ही हमें इतनी यूनिकनेस है। ठीक है, द फंक्शन आर नोन अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। 50% से ज़्यादा के हमें फंक्शन भी नहीं पता। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। जीनोम का सिर्फ लेस देन 2% कोड करता है प्रोटीन के लिए। वही रिपीटेड सीक्वेंस में टेक, और उसमें भी 99% में भी बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है। Repetitive sequence are stretches of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times. They are thought to have no direct coding function, but they shed lights on chromosome structure, dynamic और evolution. बहुत सारे रिपीटेड डीएनए हैं जिसका हमें लगता है कि डायरेक्ट कोई कोडिंग से रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्रोमोसोम 1 हैज़ द मोस्ट जीन 32968, और वाई हैज़ द फ्यूएस्ट जीन्स। ठीक है, scientists have identified about 1.4 million location where single base DNA differences, मतलब एक सिंगल बेस डीएनए का डिफरेंस है जिसे हम एसएनपी कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स ह्यूमन। दिस इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस टू रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोम लोकेशन फॉर डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। वही मतलब कि इसका मतलब होता है कि एसएनपीज पे क्या होता है, 1.4 मिलियन लोकेशन है, जैसे एक एक बेस पेयर्स का डिफरेंस होता है और उससे पूरा ह्यूमन जीनोम अलग हो जाता है। तो अब एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर चैलेंजेस क्या है? क्या कह रहा है? ड्राइविंग मीनिंगफुल, अब हमें ये पता है इसका हम काम करेंगे क्या भाई? ड्राइविंग मीनिंगफुल नॉलेज ऑफ डीएनए सीक्वेंस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू कमिंग डिकेड्स। हमें हम अपने आप को अच्छा समझ पाएंगे वही। इनॉर्मल टास्क विल बी रिक्वायर द एक्सपर्टीज एंड क्रिएटिविटी ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड इन बोथ पब्लिक एंड प्रे, यही सब। One of the greatest impact of having the human genome sequence may well enabling a radically new approach of biological research. In past research studies one or few genes at a time, बट अब हम एक को बहुत सारे मिसमैच के साथ रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, broader scale they can study all the genes in a genome, for example all the transcripts in a particular tissue or organs or tumor, how tens of thousands of gene and proteins work together interconnected। पहले हम सिर्फ एक जीन को अलग पढ़ सकते हैं, हम बहुत सारे जीन को टुगेदर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने एक चीज देखी है कि अगर आपने सीआईडी देखा हो तो उसमें वो बताता है, वो चेक करता है कि डीएनए कैसे नापते हैं कि ये डीएनए अगर मेरे को एक साइट पे डीएनए मिला तो वो डीएनए किससे मैच होगा, तो वो ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। देखते हैं कैसे। एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन 99% ऑफ द बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमन इज द सेम। ठीक है, अज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम एज इतना बेस पेयर, इन हाउ मेनी बेसिस वुड बी डिफरेंस, तो इसका 0.1% कितना होगा, 3 × 10⁻⁹ इंटू 0.1/100, तो इसमें से इतना 1% होगा। सिर्फ इतने बेस पेयर्स अलग है, पर ये देखो ये भी कितने ज़्यादा है। ठीक है, इन द सीक्वेंस डीएनए विच में वेरी इंडिविजुअल इन देयर फिनोटिपिक अपीयरेंस, इनकी वजह से ही सबके फिनोटिपिक चेंजेस अलग होते हैं, मतलब दिखने वाले चेंजेस अलग होते हैं। इफ वन एम आउट टू फाइंड जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन, सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए वुड बी डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव। जैसे देखो इतने हैं, तो इनका अब सपोज करो मेरे को दो बंदों के बारे में कुछ जाना है, तो इन दोनों को हमेशा मैच करना पड़ेगा। अब देख रहे हो ये कितना है, 3 के आगे 6 जीरो, मतलब 30 लाख सीक्वेंसेस ऑफ बेस पेयर्स, वो कितना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग is a very quick way to compare DNA sequences of any two individuals. So this is
जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं ताकि हम दो डीएनए सीक्वेंसेस, दो इंडिविजुअल के डीएनए सीक्वेंस को मिला सके। अब क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन वन स्पेसिफिक रीजन and some and called डीएनए रिपीटेटिव डीएनए। क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स identifying differences in some specific region in DNA sequence called repetitive DNA। वही कि डीएनए पूरे सीक्वेंस में देखते हैं कि डिफरेंसेस का है, उसको हम कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए, बिकॉज दीज sequences a small stretch of DNA is repeated many times. These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as a different peak during density gradient। अब इन सबको हम अलग कर देते हैं बल्क डीएनए से, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर टू एज सैटेलाइट डीएनए। अब जब जो बल्क डीएनए होता है ना, वो जब डेंसिटी ग्रेडियंट में हम करता है वो मेजर पीक बनाता है, ठीक है। और सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो बनाता है माइनर पीक या स्मॉलर पीक, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, एटी जी सीरीज, लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ repetitive units, the satellite DNA is classified into many categories such as micro और mini। बहुत सारी categories में हम उसको वो करते हैं। These sequences normally do not code for any protein but they form a large portion of human genome। These sequences show high degree of polymorphism and forms the basis of DNA fingerprinting, ठीक है। अब and forms the basis of DNA। These sequences मतलब satellite DNA forms the basis of DNA fingerprinting। Since DNA from every tissue from an individual shows the same degree of polymorphism, they become very useful एप्लीकेशन। कि भाई यहाँ से मैं सेल ले लूँ, यहाँ से ले लूँ, यहाँ से ले लूँ, सबका डीएनए सेम आएगा। तो इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द पॉलीमॉर्फिज्म, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग। कि भाई इसका बाप कौन है, इसका माँ कौन है, इससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम यूज़ करते हैं। अब एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस फॉर जेनेटिक polymorphism is DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आता है। It is essential that we understand what DNA polymorphism means। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, मतलब जेनेटिक लेवल पे जो भी वेरिएशन आती है म्यूटेशन के दौरान उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। रिकॉल डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूटेशन, वही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन उसकी बात कर रहा है। न्यू म्यूटेशन में अराइज इन इंडिविजुअल इधर इन द सोमैटिक सेल, या तो बॉडी सेल्स में म्यूटेशन आ सकती है या जर्म सेल्स मतलब एक्सवाइज सेल्स में आ सकती है। इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव offspring who can transfer, it can spread to the other member of population। allelic a sequence very hard इतना वही। अब देखो ये क्या कह रहा है, एलेलिक sequence variation has traditionally been described as a DNA polymorphism if more than one variant of a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.1। देखो एलिलिक, देखो फ्रीक्वेंसी अगर 0.01% से ज़्यादा म्यूटेशन होती है ना, तभी कुछ मतलब जेनेटिक वेरिएशन आ सकता है, इससे पहले नहीं आ सकता, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, इट इज इससे ऊपर फ्रीक्वेंसी होगी तभी वो होगा। इस रेफर टू एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। कि अगर कोई भी म्यूटेशन जीरो, कोई भी बेस पेयर चेंज, कोई भी जीन में चेंज की फ्रीक्वेंसी 0.01% से ज़्यादा है, तो ही हम उसको कह रहे हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन जीन सीक्वेंस मे नॉट हैव इमीडिएट। और ये कह रहा है जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब this mutation keeps on accumulating generation after generation and forms the basis of variability or polymorphism। There is a variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide to very large scale change for evolution and specific। Such polymorphism play very important role and you will study these detailed in the higher class। तो ये सब था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आते हैं VNTR से क्वेश्चन आते हैं और फिर ये समझाता हूँ ये कैसे होता है और फिर चैप्टर को ख़त्म करते हैं।
द एलेक जेफरी ने बनाई थी। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी। ही यूज्ड द सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रूफ दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसने क्या लिया, सैटेलाइट डीएनए लिया जिसमें बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म था। हाई डिग्री ऑफ वेरिएशंस कह सकते हो, ठीक है। इट वाज कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। द टेक्निक सदर्न ब्लॉटिंग यूज होती है यूजिंग रेडियो एक्टिव वीएनटीआर एज अ प्रोब, ठीक है। तो क्या करता है, एक प्रोब लेते हैं एक छोटा सा, उसमें हाई वेरिएबिलिटी होती है और उसको फिर डीएनए में डालते हैं जिससे हम डीएनए निकालते हैं। अब ये क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है, पहले तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे और फिर उसको डाइजेशन कराएंगे एंडोन्यूक्लियस से, ताकि वो फ्रेगमेंट्स में छोटे छोटे हो जाए या हमें स्पेसिफिक सीक्वेंस मिल जाए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ताकि डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाए। फिर ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेंबर्स सच एज नाइट्रोसेल्यूलोज, और हम उनको फिर जहाँ भी हमें उनमें चेंजेस करना होता है तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक कल्चर चाहिए होता है, उसमें हम लेके जाते हैं। वो कैसा हो सकता है, नाइट्रोसेल्यूलोज और नायलॉन का। फिर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं यूजिंग वीएनटीआर प्रोब, जो भी हमने पढ़ा। फिर अब देखते हैं डिटेक्शन ऑफ बायोटोग्राफी। अब देखते हैं कि ये जो वीएनटीआर प्रोब है कहाँ जाके अटैच हुआ। सिंस ये रेडियो एक्टिव है तो हम इसको अलग लाइट में ऑटो रेडियोग्राफी से पता चल जाता है। तो द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अभी हम बताएंगे इसमें ये कैसे इसने बताया हुआ है, देखो। द VNTR belong to the class of satellite DNA referred to as mini satellite। हमने देखा था ना कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं मिनी और माइक्रो में, तो VNTR comes from mini satellite, ठीक है। The smallest DNA sequence is arranged randomly in many copy numbers। The copy number of various chromosome in individual, जैसे the number of repeats shown very high degree of polymorphism, such results in 0. kilobases होता है, 0.1 से 0। Consequently, after hybridization with VNTR, the radiographs many bands of different sizes। These bands give characteristic patterns of individual DNA। अब क्या होता है ना, जहाँ जहाँ वो प्रोब होता है कि सपोज करो इतने सीक्वेंस में वो अटैच हुआ, इतने सीक्वेंस में अटैच हुआ, इतने सीक्वेंस में इतने, तो फिर जब हम उसको रेडियोग्राफ करते हैं ना, उसका एक अच्छा सा डायग्राम बन के निकलता है ऐसा, देख रहे हो ऐसा, ये कि कहाँ कहाँ वो प्रोब अटैच हुआ। अब द सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक हैज बीन इंक्रीज बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कि हम उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। These bands gives a characteristics pattern of in individual DNA। अब ये बैंड्स एक इंडिविजुअल डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न या ड्राइंग देते हैं, और जिसकी ये ड्राइंग सबसे ज्यादा मिलती है तो उसी का वो डीएनए सेम करता है। डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेल इज एनफ टू इन एडिशन एप्लीकेशन। अब देखो डीएनए सी है, सपोज ये मेरे को कहीं से मिला, ठीक है, और ए बी पेरेंट्स इंडिविजुअल के। अब मैंने इनकी प्रोब से आइडेंटिफाई करी है पेरेंटल क्रोमोसोम। अब देखो ए सी का ए और बी में से किससे मिल रहा है, बी से मिल रहा है, तो सी और बी लिंक्ड है। सो दिस इज हाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क्स, और दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। और इसके बाद अपन एनसीईआरटी फर्रा पढ़ेंगे, जो आज आ जाना चाहिए। सो हैव अ नाइस डे, गुड लक, और कीप हसलिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, और फिर follow this and subscribe to the channel if you like this video। Bye bye।